अगर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 12 आर्ट्स विषय के अंदर अगर आपका भूगोल सब्जेक्ट है तो आज का ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला। ये वीडियो जो अब अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है इसके लिए तथा जो आपकी वार्षिक परीक्षा यानी आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी उन दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल यहाँ पर लिखित तरीके से आपके सामने प्रश्न और उनका उत्तर भी डिस्कस करूंगा और इसको आप अन्य किस जगह से प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो दरमियान मैं आपको बताऊंगा कि इसको और कहां से आपको इसको लिखित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसमें से अब हम शुरू करते हैं। जो पहला आपका मानव भूगोल प्रकृति और विषय, ठीक है, तो इसमें से जो मानव भूगोल का अध्याय संख्या 1 है उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भूगोल क्या है, ये किसका अध्ययन करता है। तो इसका आपको उत्तर देखना है। भूगोल एक समाकलात्मक अनुभविक और व्यवहारिक विषय है ना, जो व्यवहार के अंदर आता है। तो व्यवहार का और अनुभव के आधार पर है। अनुभविक मतलब अनुभव के जिसको हम अनुभव करते हैं और व्यवहार में जिसका प्रयोग करते हैं, जो दिक् और काल के संदर्भ में परिवर्तित होने वाली घटनाओं एवं परिघटनाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इन घटनाओं और परिघटनाओं का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। और ये किसका अध्ययन करता है, उसका यहाँ जवाब आ गया कि दिक् काल और काल के संदर्भ में परिवर्तित होने वाली घटनाओं और परिघटनाओं का अध्ययन करना। इसको समझने से आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, ठीक है। फिर अगला है भौतिक भूगोल को समझाइए, ठीक है। तो भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक घटकों से संबंधित। अब देखो भूगोल के दो प्रकार हैं, ये प्रकार आगे वैसे क्वेश्चन है इससे संबंधित उसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तो भौतिक जो बाहर का हमको दिखता है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो आपके पेड़ पौधे वगैरह जितने भी बाहरी भौगोलिक जो संरचना है, ठीक है, तो उनको भौतिक भूगोल के अंदर आता है। जबकि मानव भूगोल ये दूसरा भूगोल कौन सा है, मानव भूगोल। यहाँ वैसे अंतर है ये, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भौतिक भूगोल और जो मानव भूगोल है वो क्या है, क्योंकि भूगोल के दो भाग है, एक तो भौतिक भूगोल और एक ये जो आ गया मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल तो पृथ्वी के भौतिक घटकों से संबंधित, जैसे मैंने आपको बता दिया पेड़ पौधे वगैरह पर्वत वगैरह जो भी है इसकी मिट्टी वगैरह, ठीक है। और जबकि दूसरा है मानव भूगोल, तो मानव भूगोल भौतिक और मानवीय जगत के बीच के संबंधों एवं मानवीय परिघटनाओं का क्या करता है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये दोनों को यहाँ पर मतलब दोनों के बारे में यहाँ पूछा गया। तो यहाँ केवल भौतिक भूगोल का नहीं है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या, ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ जाए या दोनों को समझाइए, दोनों के बीच में अंतर कीजिए, तो इस टाइप की क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है भूगोल की शाखाएं बताइए, यानी भूगोल की कितनी शाखाएं यानी कितने प्रकार। तो दो प्रकार, एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसकी परिभाषा देखी थी। अगला चौथा क्वेश्चन है रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेड जेल ने क्या कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है, मानव भूगोल क्या है कि मानव समाजों का, जिसमें मानव रहता उनका जो समाज है उन समाजों और धरातल के बीच का, यानी जिस धरा पर या वो रहता है या जिस इलाके में वो रहता है उसके बीच के और उनके समाज के बीच में क्या संबंध है, उनका संश्लेषित अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। सैंपल जो एक विद्वान है उन्होंने क्या परिभाषा दी, तो उन्होंने दी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अस्तित्व है। उन्होंने क्या था, अस्थिर पृथ्वी जो निरंतर क्या एक जगह स्थिर नहीं, निरंतर बदलती रहती, और क्रियाशील यानी जो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, निरंतर प्रगतिशील, तो उनके बीच में किस तरीके के संबंधों में बदलाव होता है उसका क्या है, अध्ययन। जैसे आज देखते हो ना, प्राचीन समय से लगाकर वर्तमान समय के अंदर जो पृथ्वी और मानव के बीच के संबंध किस तरीके से परिवर्तित हुए हैं, उन संबंधों का अध्ययन। अगला है छठा है पॉल विडोल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल को क्या करना, आपको परिभाषित करना। तो ये परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण, इनको आपको याद करना। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य के संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है, उन संकल्पना को ये मानव भूगोल के नाम से संबोधित करते हैं।
अगला जो है 7वां क्वेश्चन कि मानव भूगोल की प्रकृति समझाइए, है ना। प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसकी परस्पर क्रिया के द्वारा करता है। यानी जो पारस्परिक क्रिया जो कहते हैं आपसी जो जिसमें आदान प्रदान है उसके द्वारा क्या होता है, इस मानव भूगोल क्या करता है, भौतिक पर्यावरण और मानव भूगोल कह सकते हैं या मानव निर्मित कह सकते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। एक तो ये हो गई। और दूसरी हम इसकी देखेंगे, मानव ने भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों का क्या किया है, निर्माण किया है ना। जो भी सांस्कृतिक भूदृश्य मानव ने बनाए हैं आज, तो उनके लिए किसी संसाधनों का प्रयोग किया, चाहे वो मिट्टी निकाली हो, पत्थर निकाले हो, या चाहे आज जैसे सीमेंट वगैरह, तो वो चीज़ें बनती कैसे, तो उससे जो भौतिक पर्यावरण के अंदर जो उपलब्ध संसाधन है तो उसके द्वारा ही बनते हैं। अगला तीसरा है भौतिक पर्यावरण को मानव द्वारा वृहत यानी बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया गया। साथ ही भौतिक पर्यावरण ने मानव जीवन को भी प्रभावित किया। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रकृति का मानव दोहन कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मानव के सामने भी खूब सारी पर्यावरणीय स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। अगला 8वां क्वेश्चन अब हम देखेंगे, मानव प्रकृतिकरण किससे कहते हैं। तो आदि मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया और इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। यानी उस मानव ने, आदि मानव ने प्रकृति से उतना ही लिया जितना उसकी आवश्यकता होती, से आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे वर्तमान आधुनिक समय में मानव प्रकृति का दोहन करने में लगा हुआ, वैसा नहीं, उसने प्रकृति से उतना ही ग्रहण किया जितना उसके अनुकूल था, और साथ में प्रकृति का संरक्षण किया। यानी उसके लिए वापस जितना वो प्रकृति से लेता था उससे ज़्यादा उसने प्रकृति को देने का काम किया। तो इसी को ही कहते हैं उसने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया था। यानी जैसा प्रकृति ने उसको चलाया उसी हिसाब से वो रहा। अगला है प्रकृति का मानवीकरण किससे कहते हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण, तो मानव वातावरण अंतर संबंधों की इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है, जिससे प्रकृति पर मानवीय प्रयासों की छाप पड़ने लग जाती है। इस प्रकार प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। अगला हम देखेंगे नवनिश्चयवाद किससे कहते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा है, नवनिश्चयवाद किससे कहते हैं। तो ग्रिफिन टेलर नामक भूगोलवेत्ता ने उक्त दोनों विचारधाराओं के मध्य मार्ग को अपनाते हुए नवनिश्चयवाद अथवा, यहाँ 2 बार आ गया, तो चलो, नवनिश्चयवाद अथवा रुको व जाओ निश्चयवाद की विचारधारा का क्या किया, प्रतिपादन किया। मानव अपने विकास को उच्च सीमा तक संपन्न कर सकता है जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाता। देखो यहाँ पर आपको ऐसा कह दे नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो भी आप ग्रिफिथ टेलर लिखना है। रुको और जाओ ये निश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, तो भी ग्रिफिथ। तो ये अब देखो यहाँ पर 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न आए तो भी आप ये लिख सकते हो, 1 नंबर का आए तो भी ये लिख सकते हो, क्योंकि इसलिए हर प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद करो। अब इन प्रश्नों को आप जो मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, आप गूगल पर सर्च कीजिए, चाहे हिंदी में सर्च करें चाहे इंग्लिश में सर्च करें, कबीर क्लासेज 58। इसके बाद आप लोगो देखकर वहाँ जाइए, वहाँ आपको भूगोल विषय की जो क्वेश्चन बैंक वाली जो पोस्ट है उस पोस्ट में मिल जाएगी। भूगोल के अलावा आपके हिंदी साहित्य की, हिंदी अनिवार्य की, इतिहास की, सबकी वहाँ पर प्रश्न बैंक, इसके अलावा वहाँ मॉडल पेपर भी आपको प्राप्त होंगे। इतिहास विषय का जो आपका मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किया था जो अर्धवार्षिक परीक्षा का, उस मॉडल पेपर को भी आप ब्लॉग से प्राप्त कर सकते हो। अगला है संभववाद से आप क्या समझते हो। संभववाद, तो प्रकृति द्वारा दी गई संभावनाओं का मानव द्वारा अपनी उन्नति और कल्याण हेतु अपने चयन के अनुसार प्रयोग करने की जो विचारधारा उसे संभववाद कहते हैं। यानी कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो उसकी हमारे मानव के हित के लिए जो प्रयोग हो सकता है तो उसी को संभावना कहते हैं हम। पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका है मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाले विचारधारा जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। तो इसमें मतलब दास और स्वामी का संबंध होता है, और बिल्कुल है भी ऐसा ही। अगर दास और स्वामी का संबंध रहेगा ना प्रकृति के साथ हमारा, यानी हम प्रकृति को सिर्फ उसका दास मान करके उससे चीज़ें ले रहे हैं और उसका संरक्षण करें उसके बदले, जैसे दास का मालिक के प्रति क्या कर्तव्य होता है वैसा हमारे
प्रकृति के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, यानी हम प्रकृति को पुष्ट करेंगे तो ही प्रकृति हमें पुष्ट करेगी। अगला 13वां क्वेश्चन है, द्वैतवाद क्या है? तो द्वैतवाद से आज से किसी विषय का दो भागों या शाखाओं में बंट जाना उसे द्वैतवाद कहते हैं। दो मत होते हैं, यानी एक मत नहीं होना, दो मतों पर होना। जब नीचे नहीं होता ना तो दो मत होते हैं, तब उन मतों को हम द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। अगला 14वां है, नोमोथेटिक क्या है? तो नोमोथेटिक है भूगोल का नियमबद्ध अध्ययन होना, जो भूगोल का नियम के अनुसार जो अध्ययन होता है तो उसे हम नोमोमेटिक कहते हैं। अगला है एंडियोग्राफी क्या है? एंडियोग्राफिक तो भूगोल का जो विवरणात्मक अध्ययन देना, यानी विवरण के साथ में, भूगोल का बड़े विवरण के साथ में जो अध्ययन करते हैं उसे एंडियोग्राफिक कहा जाता है। अगला है अनुकूलन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अनुकूलन, जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं अपने आप को परिवर्तित कर क्रियाशील होता है तो इस स्थिति को अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। आप जानते हो कि जो प्रकृति के साथ अनुकूलन नहीं करता वो जातियां, वो प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, तो इसी को ही अनुकूलन कहते हैं। हम जब किसी के अनुसार अपने खुद को परिवर्तित कर लेते हैं, इसको हम एडजस्ट भी कहते थे। जब हम कहीं जाते तो हम देखते हैं ना कि हम किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब उसके अनुकूलित हो जाते हैं, तो वैसा ही। अगला है मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो मानव भूगोल की वो विचारधारा जिसका संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित हो, जो सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से तथा मानवतावादी अथवा कल्याणपरक विचारधारा वाली विचारधारा कहलाई। ये क्या कहलाई? मानवतावादी, यानी जो समाज के सभी पक्षों का कल्याण हो, यानी उनका अधिकतम हित हो, उनके समाज के विभिन्न पक्षों के अधिकतम हित से संबंधित जो विचारधारा होती है उस विचारधारा को ही हम मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा के नाम से जानते। अगला क्वेश्चन 18वां है, आमूलवादी विचारधारा से क्या समझते? आमूलवादी तो निर्धनता के कारण बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया, और इसे आमूलवादी या जिसको हम कहते हैं रेडिकल विचारधारा, यानी इसमें जो ज़्यादा, देखो इसमें क्या होता है, अमीर और गरीबी का संबंध होता है। तो अधिकतर पैसा अमीरों के पास होता है, तो वो तो कुछ ही लोग होते हैं। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं 1% जो विश्व के अमीरों के पास में लगभग 90% से ज़्यादा संपत्ति है। तो वैसे ही अब बाकी कितने हो गए? पीछे तो कितने हो गए? पीछे तो 99% रह गए ना। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं 99% लोगों के लिए ये आमूल शब्द, आमूल का मतलब सब के लिए होता है ना। आमूल परिवर्तन का मतलब होता है जो पहले से व्यवस्थित जो परंपरा होती है उसको एकदम से बदल लेना। तो मार्क्स इसीलिए कहता है वो इन जो बाकी जो आर्थिक असमानता के कारण जो गरीब लोग होते हैं, निर्धन लोग, उनकी बात करता कि वो प्रचलित व्यवस्था को क्या कर लें, बदल दे। तो जिसमें वो मजदूर विचारधारा का क्या करते हैं, समर्थन करते। तो इस तरीके से इस विचारधारा को आमूल परिवर्तन वाली विचारधारा कहा जाता है। अगला है व्यवहारवादी विचारधारा क्या है? तो मानव भूगोल की वो विचारधारा जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ, प्रत्यक्ष का मतलब हम खुद देख करके, समझ करके जिसका अनुभव करते हैं, के साथ साथ मानव जातीय, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक समवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक बल दिया जाता है, और वो कैसी है? व्यवहारवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद क्या है? तो मानव भूगोल की वो विचारधारा जो न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की, जैसे आप देखते हो ये वैसे सिद्धांत बाइबल से निकल कर आया, जो बाइबल के अंदर ऐसा कहा गया कि मानव सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं पर अपना अधिकार लगे। तो ये एक पश्चिमी विचारधारा है, वहाँ से निकल कर के आई है, जिसमें मानव प्रकृति के ऊपर जीतने का प्रयास करो। आज ये भौतिकवादी विचारधारा में यही तो हो रहा है, और न प्रकृति की दासता स्वीकार, जो दूसरे लोग कहते हैं कि आपको प्रकृति की दासता स्वीकार करनी चाहिए, जो ऊपर हमें दिखता, यानी मानव और प्रकृति का दास और स्वामी का संबंध है, अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है, यानी दोनों के बीच का ये मार्ग लेकर चलती है, जो न तो सख्त होता है और नहीं ज़्यादा जो कह सकते हैं नर्म होता है। यानी जो मध्यम वर्ग वाले विचारधाराएं वो कहती हैं कि प्रकृति का इतना भी हमें दोहन नहीं करना चाहिए, और नहीं प्रकृति की हमें दासता स्वीकार, जबकि बीच का यानी प्रकृति के साथ हमें सहयोग करना चाहिए, और उसी आधुनिक निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद इस विचारधारा के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, मानव भूगोल की शाखा बताओ। ये अंतिम प्रश्न है।
ये पहले अध्याय का। उसके बाद हम आगे दूसरा अध्याय भी देखेंगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और इसके बाद में आप कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे और वीडियो और भी अध्याय के चाहिए तो आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उनके भी वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया आप ब्लॉग पर जाकर के भी इन प्रश्नों को रीड कर सकते हो। मानव भूगोल की शाखाएं बताओ, तो मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं, तो जैसे सामाजिक भूगोल जिसमें व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है, अवकाश का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है और ऐतिहासिक भूगोल है और चिकित्सा भूगोल। तो ये तो आगे सामाजिक भूगोल में। इसके अलावा अगला भूगोल है नगरीय भूगोल है, फिर राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल में भी अलग अलग जैसे निर्वाचित भूगोल है, सैन्य भूगोल है, फिर आवास भूगोल है, और अगला है आर्थिक भूगोल जो संसाधन भूगोल। आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस व्यापार का भूगोल शामिल है।